आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, गज़ल हर दौर में मकबूल रही है। मौजूदा दौर के गज़ल सिंगर्स ने क्लासिक अंदाज के बजाय आम फहम लहजे को तरजीह दी, जिसके बायस लाखों शायकीन आज भी गज़लों से न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं। जिन गज़ल फनकारों ने शायकीन का दिल जीता है, इनमें नुमाया नाम मोहम्मद वकील का भी है। हम सब लोगों ने एक बहुत खूबसूरत मोती चुन के लाए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद वकील। अपनी दिलकश आवाज से शायकीन को दीवाना बनाने वाले मोहम्मद वकील ने बचपन से उस्ताद मोहम्मद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन से फ़न मौसीकी की बारीकियां सीखना शुरू किया। 7 साल की उम्र से इन्होंने गज़ल गायकी का आगाज़ किया। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। एक तरफ सुरीली आवाज़ में रसी तो दूसरी जानिब मुनफरिद सलाहियतों के हामिल मोहम्मद वकील ने जी टीवी के मशहूर शो सारेगामा पा में इन्होंने 1997 का फाइनल जीता। इसके बाद मेगा फाइनल में भी इन्होंने कामयाबी हासिल की। मेगा फाइनल के विनर्स ट्रॉफी जाए मोहम्मद वकील जी को। जिसके जजेस में मौसीकी के नामवर शख्सियतें शामिल रही, जो मोहम्मद वकील के लिए एक एजाज़ से कम नहीं था। इसके बाद इन्हें गज़ल गायकी में नुमाया नाम मिला। दुनिया के हर गोशे में इन्होंने अपनी गायकी से शायकीन ने मौसीकी का दिल जीता। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। इनके कई एक एल्बम्स मंजर आम पर भी आए, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे दोस्तों, इन्हें मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और कुछ फिल्मों के लिए भी इन्होंने प्लेबैक भी किया। आया तेरे घर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा। गायकी के तवील सफर में मोहम्मद वकील ने बहुत कुछ कर दिखाया। हैदराबादी सितारे में आज आपकी मुलाकात नौजवान प्लेबैक सिंगर व मशहूर गज़ल गुलकार मोहम्मद वकील से करवाते हैं। मोहम्मद वकील गज़ल की दुनिया का भविष्य है और गज़ल की दुनिया का फ्यूचर है। बहुत ही शानदार फनकार हैं। वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड रेंज एंड हिज बैकग्राउंड इज वेरी गुड। उनका नाम सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को उनकी अच्छी पहचान है। उनका नाम मोहम्मद वकील। ये मेरे बेटों की तरह है। ये बहुत मजबूत, जिसको कहते हैं ना, परफेक्ट। वकील को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे इनकी गायकी पे नाज है। ऐसे कलाकार के बारे में आज बात कर रहा हूँ जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी गायकी से मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। जी हाँ, उनका नाम है मोहम्मद वकील साहब। प्लीज वेलकम यंग मास्टरो जनाब मोहम्मद वकील साहब। मोहम्मद वकील साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी मसरत का मौका है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानी साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे याद किया है। बड़ा मशहूर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में न जाने कितने लोग आ चुके हैं और आपसे बात कर चुके हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे जानी भाई ख़ुद
बजाते फनकार, बहुत बड़े फनकार हैं जी जी। और हैदराबाद की नाक है माशाल्लाह। और उनका माशाल्लाह मैंने सऊदी अरब में भी देखा, बहुत अच्छा है आपका माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस मशहूर प्रोग्राम में मैं हैदराबाद की ऑडियंस से जुड़ा हूँ, क्योंकि हैदराबाद से मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। और यकीनन ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि ज़ाहिद अली ख़ान साहब ने पहली बार मुझे सारेगामा के बाद जब मैं आया था तो मैं हैदराबाद उन्हीं के दौलत खाने पे मैंने गाया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद लोगों ने जब वहाँ सुना तो मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में जितने मैंने शोज़ किए आज तक, अगर किसी शहर में सबसे ज़्यादा अगर मैं रिपीट हुआ हूँ तो हैदराबाद में मैं सबसे ज़्यादा या इंदौर में हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब की नज़र एक शेर पढ़ना चाहूँगा, सियासत के हमारे जो मलिक, कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या बात, वाह वाह। मेरा बहुत बहुत आपको आदाब। और जैसा मैंने कहा कि हैदराबाद मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि यहाँ म्यूज़िक और शायरी के कदरदान हैं, मौसीकी को प्यार करने वाले हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं। और जितनी बार मैं हैदराबाद आता हूँ मेरा दिल करता है कि मैं बार बार आता रहूँ। तो मैं आप सबकी मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक शेर आप सबकी नज़र करूँगा कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, आहा, खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बाहर तो फिर आप आ गए। हाय हाय, क्या बात है। तो बहरहाल इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं। जानी भाई, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ, मेरी परवरिश एक ऐसी जगह हुई जहाँ पे सुरों की बड़ी पुख्तगी से वो मेहनत की जाती है, रियाज़ किया जाता है। और ये 7वीं पीढ़ी जिसमें मैं गा रहा हूँ। तो मेरे जो दादा जान थे उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे नाना जान उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, इतने बड़े फ़नकार थे कि मौसीकी की दुनिया में आज भी और हमेशा उनका नाम कान पकड़ के लिया जाता है। लेकिन मुझे मौसीकी की तालीम मिली मेरे मामू जान, मेरे उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से, जो पद्मश्री भी उनको मिला है माशाल्लाह। तो बचपन से आंखें खोली तो जानी भाई देखा कि माहौल म्यूज़िक का ही था। तो मुझे याद है कि जब थोड़ा सा होश संभाला तो वो लगता था कि यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है। तो फिर बाद में हमारे मामू ने बताया कि जब मैं एक बार वो किसी अपने शागिर्द को कोई कंपोजिशन याद करा रहे थे। अच्छा। उनका नाम था इंदल और रमन। तो उनको याद करा रहे थे कंपोजिशन, तो मैं भी कमरे में आके बैठ गया। तो जब वो चले गए तो उन्होंने जाने से पहले कहा कि इसको याद करके आना। चले गए। अब मैं खेलता खेलता मैंने जब वो कंपोजिशन गाना शुरू किया, सुन लिया उस्ताद ने। नेक्स्ट डे जब वो दोनों आए तो बोले सुनाओ। बोले उस्ताद यूँ हो गया और यूँ हो गया, बेटा तू सुना। तो बच्चा ना निडर होता है, कोई डर तो होता नहीं है। तो जब मैंने सुनाया तो बोले देखो इसको सुनाया नहीं था लेकिन शौक़ था। क्या बात। तो शौक़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से रहा और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अच्छी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह हमें तालीम मिली और मिल रही है। लेकिन हमें यही बताया गया है कि म्यूज़िक बाद में करो, पहले तहज़ीब और तमीज़ सीखो। और जो आदमी अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। क्या बात। तो बस हमें मौसीकी की, बस मैं एक स्टूडेंट हूँ संगीत का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं म्यूज़िक करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी माशाल्लाह ऐसी रिवायत को आगे बढ़ाए हुए हैं। वकील साहब, हमें ये बताइए, जब आपने ज़िक्र किया कि भाई बचपन से ही, क्योंकि आप संगीत घराने से हैं, तो बचपन में मैं समझता हूँ कि खिलौनों से ज़्यादा साज हुआ करते थे जी। तो आपने साज़ों को देख देख कर अपनी इस उम्र तक जो आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखी हैं। तो अगर आपको याद आता है तो पहला जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा किस उम्र में था, उस बारे में बताएं। मुझे जहाँ तक मैंने फ़ोटो भी देखा है 6-7 साल का। अच्छा। और वो भी इतने बड़े लोग उसमें जज थे, जयदेव साहब, अच्छा, और रवि साहब। हाँ। तो उनके सामने तो ये गज़ल थी जो मेरे नाना जान की लिखी हुई है। अच्छा। हालांकि मेरा गला क्योंकि 3-4 दिन से लगातार गा रहा हूँ आपको मालूम है, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए ज़रूर गाऊंगा। जरूर। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी,
कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी। वाह ये गजल गाई थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया। तो इस उम्र में आपने गजल गायकी की तरफ रुख किया, फिर अगर आपको याद आता हो तो बाज़ाब्ता तौर पर, जी, क्योंकि आप तो खैर स्कूल में भी ज्यादातर तालीम भी हासिल की और फिर संगीत की तरफ भी आपका लगाव रहा है, जी। तो इसको आपने किस तरह बैलेंस किया, उस बारे में बताएं। देखिए, जो बुजुर्गों की कहावत है कि शौक ऐसी चीज़ होती है, और सोबत अच्छी होती है तो इंसान अच्छा बन जाता है, सोबत ख़राब होती है तो वो ख़राब बन जाता है। तो सोबत मुझे ये मिली हमारे नाना जान की, हमारे मामू जान की, और जो भी बड़े बड़े उस्ताद हमारे नाना के घर पे आते। मेरी परवरिश मेरे ननिहाल में हुई है। अच्छा। तो वहाँ पे अक्सर बड़े बड़े लोग आते थे, पंडित, उस्ताद म्यूज़िक के, तो उनकी बातें सुनने को मिलती थी, वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो शौक़ और जो सोबत थी ना, उसने मेरे जहन पे ये असर डाला कि कई बार मैं कहीं गुजरता था कहीं से, और मुझे कोई अच्छा म्यूज़िक की आवाज़ आती थी, रुक जाता कि मैं रुक सकता हूँ, सुन लूँ कि हाँ रुक जाइए। तो वो जो शौक़ था ना, उसकी वजह से मेरे ज़हन और दिल पे इस चीज़ का ये हुआ। अच्छा, मुझे म्यूज़िक के अलावा मुझे शायरी का भी, मतलब मैं शायरी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी शायरी का शौक़ है, अच्छा। सुनने का। तो गज़ल गायकी में दोनों शौक़ पूरे होते हैं। बिल्कुल सही बात। गायकी का भी, शायरी का। तो ये वजह है इसकी। अगर आप अच्छी शायरी सुनते हैं जी, तो एक अच्छे फनकार बन सकते हैं। जी, जी। और अगर फने गायकी से आपका ताल्लुक़ रहा है तो उसमें एक निखार पैदा हो जाता है। देखिए, 4 मिसरे मुझे बड़े पसंद हैं गज़ल के हवाले से कि फ़िक्र मोमिन की ज़बां दाग की गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गज़ल होती है, सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बे खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा वकील साहब, अगर प्रोफेशनली लेवल पर आप अगर देखते हैं जी। तो गज़ल गायकी की तरफ जब आप आए तो जो स्टेज पर आपने बाज़ाब्ता तौर पर परफॉर्म किया होगा, तो उस बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, शुरुआत तो बहुत छोटी सी उम्र से हो गई थी, और मैंने काफ़ी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंस भी दी मैंने। मेरा ऐसा मानना है कि जितने जो नए लोग हैं जिनको अपना मुस्तकबिल बनाना है म्यूज़िक में, वो सबसे ज़्यादा स्टेज पे गाएं, क्योंकि उससे एक तो हौसला आपका खुलता है, ऑडियंस को फेस करना आता है, इंटरेक्शन कैसे होता है वो ज़रूरी होता है। तो मैंने भी वो किया, लेकिन मुझे बताते हुए अच्छा भी लगता है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें और ठोकरें उठाता है तो उसके काम में वो चीज़ बड़ा अच्छा असर डालती है। तो मेरा ऐसा टाइम था जानी भाई कि जब मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो पे जयपुर जाने में पैसे नहीं होते थे, और मेरे पैर में एक बड़ा ज़ख्म था, और मुझे 2-2 बसें बदलनी पड़ती थी, जबकि एक कदम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और वो जब मैंने ऑडिशन दिया तो एक साहब ने, मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, मुझे फेल कर दिया। अच्छा। यूँ भी हुआ, साथ में एक जगह मैं जाता था, वहाँ हमसे खाना मंगाया जाता था। तो ना तकलीफ़ ज़िंदगी में, देखिए 5 स्टार होटल में एज ए सिंगर गाया हूँ मैं। मेरा पहला परफॉर्मेंस था 2 जून 1997। अच्छा। सारेगामा आने से पहले। ओके। और वो ऐसा परफॉर्मेंस था जब मुझे अपने तौर पे सोलो परफॉर्म करने का मौका मिला था, लेकिन मेरे पास कुर्ता ऐसा था जो मुझे लगा था कि भाई ये मेरे म्यूजिशियन तो इतना अच्छा पहन के आ रहे हैं जो मेरे साथ बजाने वाले, लेकिन मेरा कुर्ता ऐसा था जब मुझे थोड़ी सी थी कि मैं क्या करूं। तो राजस्थान में ना, जयपुर में या जैसलमेर या जहाँ जहाँ भी, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ पे एक जैकेट मिलती थी स्लीवलेस, जिसमें वो मिरर भी होते थे छोटे छोटे। तो वो जब मैंने पूछने गया कि भाई कितने की है, तो उन्होंने कहा 350 रुपये की। तो मैंने कहा नहीं, इतने पैसे तो नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तू मेरा दोस्त है, किराए पे ले जा, अच्छा, रेंट पे ले जा, और कुछ हो ना वापस लौटा दी, मैं किसी को भेज दूंगा। तो वो उसको मैंने 100 रुपये में किराए पे लिया। हाँ, फिर वो शो किया मैंने, आज भी तस्वीर है मेरे पास। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो तकलीफ़ें और जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार दूरदर्शन जाना था, ऑल इंडिया रेडियो के अलावा जो दूरदर्शन है झालाना डूंगरी जयपुर में, तो जून का महीना था, शदीद गर्मी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे घर आने के। तो तपते ट्रक में लिफ्ट मांग के हम लोग घर पे पहुंचे। कई बार कोरस सिंगर, 300 कैसेट में कोरस किया है मैंने, 300 कैसेट्स में एज ए कोरस सिंगर काम किया। अच्छा। एक बार जा रहे थे, पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो कोई बाइक वाला आया और ज़ोर से मार गया, तो खून आ गया, ड्रेसिंग कराई, फिर कोरस किया। तो लेकिन मुझे उस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाह में वो भी टाइम अच्छा था मेरा, जिसने मुझे मजबूत बनाया। और जब कभी भी अगर मैं कुछ अचीव करता हूँ तो मेरे जहन में ये आता है कि मेरा माजी क्या था। क्या बात है। तो और वैसे भी अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। बेशक। जिगर का शेर मुझे बड़ा पसंद है कि मेरा कमाल फ़न
तो बस इतना है, जिगर वो मुझ पे छा गया, मैं ज़माने पे छा गया। क्या बात। और जिगर ही कहते हैं कि अदा जो आए वो बेऐब बेकसूर आए, अदा जो आए वो बेऐब बेकसूर आए, खुदा वो दिन ना करे आपको गुरूर आए। हाय हाय। तो गुरूर से अल्लाह बस बचा के रखे। एक चीज़ है मोहम्मद वकील साहब, आप इतने खूबरू हैं, काफ़ी हैंडसम हैं, तो एक सवाल मेरा ये है कि भाई आपने उस उम्र में जब आपने शुरुआत की तो गज़ल गायकी की तरफ रुख किया, हालांकि आप लाइट म्यूज़िक यानी बॉलीवुड को भी चुन सकते थे, आखिर क्या रीज़न रहा होगा, क्या वजह रही होगी कि आपने गज़ल को ही अपनाया? देखिए ऐसा होता है, जो म्यूज़िकल फैमिली के होते हैं लोग, उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना काफ़ी हाई होती है, क्योंकि वो सोचते हैं संगीत परिवार से, म्यूज़िक के परिवार से है, फैमिली से है, तो ये अच्छा गाएगा तो मतलब कोई अच्छी मयार वाली चीज़। तो ऐसा नहीं, बॉलीवुड भी मैं जो क्लास वाला है मैं गाता हूँ, जिसमें एक मयार हो। लेकिन अब जितना भी मैंने गाया अब तक, उसमें मैंने कोशिश की कि जो मेरा घराना है या जो मेरे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, उनकी इज़्ज़त मेरी वजह से ख़राब ना हो, ये मैंने सोचा। क्योंकि क्या होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है जब आप अच्छे संगीत परिवार से होते, तो ये इसकी वजह है। आपने 97, 98 ये ऐसा पीक टाइम था जिस टाइम पे आपने सारेगामापा विन हुए, फिर मेगा फाइनल भी जीता, उस बारे में तो खैर हम आगे बात करेंगे। तब आप चाहे तो बॉलीवुड को भी चूज करते थे और वहाँ का संगीत अडॉप्ट करके अपने आप को, क्योंकि देखिए जो भी सिंगर आजकल जो है गाना देखा भी जा रहा है, जी देखा जाता है आजकल, अनफॉर्चुनेटली। वही तो बता रहा हूँ मैं कि भाई गायकी तो अपनी जगह है, लेकिन जो देखा भी जा रहा है, तो माशाल्लाह आप हैंडसम हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लिहाज से आपको दिल नहीं करता था कि भाई मैं कुछ ऐसे नगमे गाऊं? देखिए जहाँ तक मैं मुझे अपनी ऑडियंस को बताते हुए अच्छा लगता है कि जगजीत सिंह साहब का बहुत ज़्यादा मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, और वो ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने, मैं आपको उसी बात पे लौट के आऊँगा वापस, तो जगजीत सिंह साहब ने मुझे हीरो बनाने की सोची। अच्छा। राज बब्बर साहब से मिलाया और मुझे फ़ोन किया, भाई किधर हो मोहम्मद वकील? मैं सर मैं मलाड में हूँ, आ जाओ राज जी के बंगले पे। राज बब्बर साहब के बंगले पे बात हो रही है, राज बब्बर जी से कह रहे हैं इसको देख लो आप, तो इसको देख लो आप। सर ये देख लो, मैंने समझा नहीं। बोले तुझे एक्टिंग करनी है? तो मैंने मुस्कुरा के कहा साहब मेरा ये काम नहीं है। तो बोले मुझे मालूम है तेरा काम नहीं है। वो बोलने का अंदाज उनका, लेकिन बहुत दिल बड़ा अच्छा था। बोले तुझे एक सिंगर की कैरेक्टर को अदा करना है, तो नसीरुद्दीन शाह साहब का बेटे का रोल था, फिल्म बनी नहीं मगर उन्होंने इस तरह से कोशिश की। तो वो सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन मैंने तवज्जो दी और तवज्जो दूंगा हमेशा। अच्छा। अच्छे संगीत को, संगीत कोई बुरा नहीं होता, लेकिन सीख के करो तो गाना, और ना सीखो तो गा ना। तो इसलिए ना ये बुजुर्गों ने बहुत सारी कहावतें की हैं, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बातें अलग हुआ करती थी, उनके पीछे इल्म कितना था। तो बड़े बड़े पंडित उस्तादों ने कहा है कि गाना बजाना ऐसी चीज़ है जिसमें कर्तव्य है, लेकिन इसको दो टुकड़ों में कर तब आएगा। तो इसलिए मैंने ये इस चीज़ को चुना कि मैं पहले अपने मुझसे हमेशा अच्छा संगीत होता रहे ये कोशिश करता हूँ मैं, उसके लिए डेली रियाज करता हूँ मैं। सही बात है। अच्छा वकील साहब, अगर बॉलीवुड को आप देखते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक वहाँ पर भी बनता है, तो कोई गाने अगर आप गुनगुनाना चाहें? मैं देखिए बॉलीवुड संगीत इतना अच्छा है और इसमें कैसे कैसे काम हुआ है, और आज भी ऐसी बात नहीं, कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी बड़े फनकारों, सभी बड़े थे बट मेरे दिल के नज़दीक रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, ये कुछ ऐसे लोग थे जिनका गाना मतलब यहाँ लगता है। गाना सब गाते हैं मगर गाने में तासीर यानी जो आपको असर करे, वो तासीर कहते हैं उसको। तो रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने मैं गाता हूँ, अक्सर मेरे शोज़ में गाता हूँ। तो उसमें अभी नौशाद साहब की अकेडमी ने प्रोग्राम किया था। अच्छा। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं।
वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। तो उस ज़माने में जो संगीत हुआ है, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, ख़याम साहब, भूपेन नैयर साहब, शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ना, सारे लाजवाब थे। और अभी जिन लोगों में सुन के इनको बहुत अच्छा लगता है, उसमें सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, इन बड़ा अच्छा गाते हैं। और आज भी जैसे रहमान साहब हैं, शंकर महादेवन साहब हैं, प्रीतम दा हैं, तो हिमेश जी, ये काम बड़ा अच्छा करते हैं। बेशक, सही बात है। चलिए अब आप आते हैं सारेगामा की तरफ जी। ये जो सफ़र को आप देखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपने पलट के नहीं देखा, माशाल्लाह आगे बढ़ते गए और आपको एक बेहतरीन मुकाम हासिल हुआ। इसका करम है। नहीं, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह सारेगामा, क्योंकि जी टीवी का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम हुआ करता था। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। 1997 का ईयर था और जो मेरे दोनों उस्ताद साहब हैं, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, उसमें जज बन के आए थे। अच्छा। तो उसके जो डायरेक्टर थे गजेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके शहर में ऑडिशन हो। अच्छा। जयपुर में ऑडिशन हुआ, काफ़ी तादाद में लोग थे, लेकिन जो ऑडिशन लेने वाले होते हैं वो तो एक्सपर्ट लोग होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उसमें से कुछ हज़ार लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन किया। ओहो हो 1000 में से। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट में सबसे ऊपर मुझे रखा था कि सेलेक्ट किया। तो 1997 23 नवंबर को मुझे वहाँ बुलाया गया, नोएडा, दिल्ली। और वहाँ पे मैंने पहली बार गाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब मुझे मेरे जो शरण रानी जी जज थी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उन्होंने मुझे फाइनल विनर बना लिया। मेगा फाइनल के विनर्स ट्रॉफी जाए मोहम्मद वकील जी को। कि मुझे पता नहीं था जानी भाई कि मेरी ज़िंदगी में एक और मुकाबला आने वाला जो सबसे मुश्किल था। जी। मुश्किल की वजह 2 थी। एक तो ये है कि भाई जो आदमी फाइनल जीतता है वो ऑलरेडी अच्छा गाया हुआ होता है, अच्छा रियाज किया होता है, और फिर फाइनलिस्ट का आपस में कंपटीशन, तो कितना टफ हो गया बहुत। और उस पे सोने पे सुहागा कि उन लोगों। नहीं, आप क्लियर करिए कि मेगा फाइनल की बात कर रहे हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेगा फाइनल इसलिए मुश्किल था कि एक तो सारे फाइनलिस्ट का कंपटीशन, साथ में उस मेगा फाइनल में जो जूरी थी, जजेस थे, वो इतने बड़े लोग थे कि मेरे ख्याल से अब जब तक ये दुनिया है, वो कई लोग तो दुनिया में वो नहीं है, एक साथ उनको जमा करना बड़ा मुश्किल था। हाँ, उस वक्त भी जैसे क्लासिकल संगीत में पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, परवीन सुल्ताना जी, फिल्म म्यूज़िक की बात करें, अनिल बिस्वास साहब, नौशाद साहब, ख़याम साहब, ओबी नैयर साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, क्या बात है, जगजीत सिंह साहब, परवीन अपना राजकुमारी जी, ये सारे जज थे। तो हमें तो लगा कि इतने लोग आ गए भाई, इनके सामने गाएं कैसे। लेकिन वो जब वो करम करता है ना, बेशक, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। क्या बात है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हौसला आया और उनके सामने कोशिश की, हम गा नहीं सकते, कोशिश की और उन्होंने मुझे फाइनल, मेगा फाइनल की ट्रॉफी दी। मुझे क्या बात, मेगा फाइनल जीता अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। अच्छा, अगर मेगा फाइनल की हम बात करें तो एक दिन कबल आपके जहनो गुमान में क्या क्या चीज़ें पल रही थी, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज वहाँ पर बैठे हैं जज करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि भाई आपका भी घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन घराने से जब ताल्लुक़ होता है तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, वो तो आपने खुद कहा है जी। तो आपके जहन में क्या चीज़ें पल रही थी? देखिए, हमारे उस्ताद साहब ने एक, मुझे तो खैर पता नहीं था कि इतने सारे जजेस आएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन ये पता था कि भाई कंपटीशन बहुत अच्छा है और बहुत टफ है। तो हमारे उस्ताद साहब ने मुझे टिप्स दिया कि बेटा अगर तू कंपटीशन समझ के गाएगा तो हौसला ख़राब हो जाएगा, ये सोच के गाओ अच्छा गाना है। क्या बात। संगीत वैसे भी कंपटीशन नहीं है, संगीत कंपटीशन की चीज़ ही नहीं है, संगीत तो रोज़ करने वाली चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो, सामने कोई भी हो, उनका इज्जत करो, लेकिन जब गाओ तो उसका नाम लो, उसको याद करो और अच्छा गाने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि नंबर 1 या नंबर 2। तो मेरे जहन में शुरू से वही था कि मुझे कंपटीशन की तरह लेना नहीं है। तो उस मेरी सोच ने मुझे हौसला दिया और मैं मेगा फाइनल मैंने जीता। अच्छा, तो जो मेगा फाइनल में आपने गाया था वो चीज़ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को सुना दें। मैं मुखड़ा अंतरा सुनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि आपके टाइम लिमिटेशन। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ,
मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। बहुत सारी चीज़ें थी, एक रागमाला गाई थी और केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश। क्या बात है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। बहुत सारी चीज़ें गाई थी उसमें। अरे वाह। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ ये आया कि इस फिल्म के ये कंपटीशन के बाद एक फिल्म का ऑफर था जो मेरे दोनों उस्ताद जी मैंने गाया था वीर ज़ारा में। अच्छा। और वो वीर ज़ारा इतनी मकबूल वो कव्वाली है कि ऐसी कोई महफिल नहीं है जहाँ वो कव्वाली ना सुनी जाती हो। तो अगर आपकी इजाज़त बिल्कुल 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 सुना दें। वो कव्वाली आप तमाम हजरात ने देखी भी है, सुनी भी है। जब शाहरुख खान साहब की मुलाकात प्रीति जिंटा से होती है और वो किसी दरगाह में उन्होंने उसको शूट किया था, पिक्चराइज किया था। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। हाँ वकील साहब, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।